नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में आपका स्वागत है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम यूपीएससी की सी सेट के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन जो कि है 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 3 क्वेश्चन हमारे पास पैसेज से रिलेटेड होते हैं, तो हम पैसेज पढ़ते हैं और उससे जो मैसेज कन्वे हो रहा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज आपका क्या है? द एमिशन humans put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technologically change meanwhile could make a future transition away from the fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effect of unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of uncertain outcome fails. The world cannot afford such recklessness on climate change. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पैसेज के अंदर क्लाइमेट चेंज की बात भी की जा रही है, टेक्नोलॉजिकल कैसे इम्पैक्ट कर रही है, फॉसिल फ्यूल के बारे में बात की जा रही है, और एमिशन जो ह्यूमन पुट करता है उसके बारे में बात की जाती है। देखते हैं हम कि अब इससे क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। बिजनेस दैट कॉज एमिशंस मे नीड टू क्लोज डाउन और पे द पोल्यूशन इन फ्यूचर। तो ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है कि ऐसा कोई हमने बात नहीं की है, इससे कोई मैसेज ऐसा कन्वे नहीं हो रहा है। द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ऐसा भी मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है। तीसरा, सिंस फ्यूचर, चौथा पढ़ लेते पहले, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी की हमने बात की ही नहीं है। वेटिंग to deal with carbon emission until technology improves is not a wise strategy। कि waiting to deal with carbon emission until technological improve, कि मतलब हम कार्बन एमिशन के लिए वेट करें जब तक कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो जाती है, अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। देखो, एमिशन की बात की जाए ना स्टार्टिंग से लेकर, टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात की जा रही है। मेनली क्या है, टेक्नोलॉजी को ऐसी बनाओ फटाफट ताकि हम उस एमिशन को रिड्यूस कर सकें। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। Substantial changes in our lifestyle can reduce environment or health problems, but this idea appears almost impossible to adopt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. With the health, on the other hand, individual choice can make the difference between life and death, literally, and yet bearing a few, there seems to be the same collective lethargy toward making their choices। तो ठीक है, तब ये क्या बात की जा रही है? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात चल रही है कि हेल्थ प्रॉब्लम की बात की जा रही है। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या मैसेज कन्वे हो रहा है। एजम्पशन क्या लिखते हैं कि वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन द क्योर देन प्रिवेंशन। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। क्यों? देखो ना, हमने क्या एजम्पशन लेके चल रहे हैं इसके मैथ पैसेज से, कि हमने शुरुआत में क्या किया, एनवायरमेंट प्रॉब्लम, हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड की बात चल रही है, फिर लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है तो हेल्थ प्रॉब्लम हमारी बढ़ रही है, ठीक है जी। और हमें एक आइडियल एटमॉस्फेयर चाहिए, तो अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, परंतु हम केयर नहीं कर रहे हैं। हम प्रिवेंशन के ऊपर, मतलब केयर के ऊपर, हम क्योर के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। स्पेंड मोर मनी देन प्रिवेंशन, ठीक है जी। तो ये इस मैसेज कन्वे हो रहा है हमारा यहाँ से, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट मूव कर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेज नंबर 3। मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड। फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विद फूड दे enjoy but which is not too healthy. This is leading to an increase in non-communicable disease. This is turn leads to major burden on our healthcare system that have the potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to the nutrition food or a lack of affordability, leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrients for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under their threat worldwide is that our food system are not properly responding to the nutritional need.
somewhere along that long road from farm to fork there are serious detours taking places. ठीक है, अब इससे क्या मैसेज क्रैक्स होता है ये देख लेते हैं. द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड इम्प्लीमेंट वर्ल्ड वाइड टू वे पॉवर्टी. तो ऐसी कोई तो बात इस पूरे ही पैसेज में नहीं की जा रही थी. तीसरा पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द फूड शुड इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की हमने बात ही नहीं करी है. यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी वी मस्ट फोर्टिफाई फूड विद रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट. तो ये भी बात नहीं की हमने. वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट. तो यही हमारा मेन मुद्दा रहा है. चलिए हमने अब पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो पैसेज वाले थे हमने कर लिए हैं. अब हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रीजनिंग नहीं है, एप्टीट्यूड से है. There are 5 positive integer p, q, r, s, t are even and 2 of them are odd. Not necessarily in order. Consider the following कि p plus q plus r minus s minus t definitely even होगा and 2p plus q plus 2r minus 2s plus t definitely odd होगा. तो ये आपने देखना है कि ये इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है. इसके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहले हम 5 इंटीजर देखते हैं कि क्या हो सकते हैं. देखो 2, 3, 4, 5 और 6 मान ले लेते हैं. अब देखो इसमें 2 ऑड है ना, 3 और 5, और 3 आपको देखने को मिलेंगे कौन से इवन है. अब आप इन पांचों को किसी भी वे में अरेंज कर लो, आपको हमेशा इवन ही मिलेगा. जैसे कि पहले आपने 2 रखा, 3 रखा, 4, फिर 5 और 6. ठीक है, तो -6 -5 प्लस 6 में 5 6 5 11 हो जाएंगे, -11 और ये 4 3 7 और 2 9. तो 9 -11 फिर भी कितना आएगा, 2 ही आएगा. वो इवन है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इवन है, तभी इवन ही आएगा. आप उल्टा कर लो, जैसे 6 5 4 3 और 2 रखो तो ये -5 हो जाएगा. ये 6 5 11 4 15 हो जाएगा. 15 में से आप 5 घटाएंगे तो आपका फिर भी 10 ही आएगा. ठीक है, किसी भी वे में. अब और अगर आप यहाँ पे कंसेप्ट देखते तो ये देखते कि इवन प्लस इवन हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है. और इवन प्लस ऑड आपका क्या होता है, हमेशा ऑड होता है. लेकिन ऑड प्लस इवन क्या होगा आपका, वो भी आपका ऑड ही होगा. जैसे कि 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है. 1 ऑड है, 2 इवन है. और 2 + 1 क्या होता है आपका, 3 होता है. तो हमेशा ही ऐसा होगा, होने वाला है. ठीक है, इवन प्लस इवन इवन ही होगा. जैसे 2 + 4 करोगे तब भी 6 ही होगा. ठीक है, वैसे ही अगर आप इवन माइनस ऑड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, हमेशा ऑड ही मिलेगा. कैसे, अब 2 है, 2 में से आप 1 घटाएंगे तो आपके पास 1 ही मिलेगा. आपके पास मान लो 4 है, 4 में से आप 3 घटाएंगे तभी आपको 1 ही मिलेगा. 4 में से 1 घटाएंगे तभी आपको 3 ही मिलेगा. तो ऑड ही संख्या मिलेगी. मतलब इवन में से ऑड घटाएंगे तो आपको ऑड मिलेगा. ठीक है, और ऑड में अगर ऑड जमा कर लेंगे तो आपका इवन बन जाएगा. जब आप यहाँ देखिए, आप ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन 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 हो जाएगा, तब भी आपको कभी की कंडीशन बचेगी कि हर केस के अंदर जब भी आप किसी नंबर के अंदर इवन जमा करेंगे, ठीक है, तो या फिर इवन घटा देंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, इवन संख्या मिलेगी. लेकिन अगर दूसरी संख्या ऑड है तो अब 2 संख्या अगर ऑड है, 2 संख्या ऑड है, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन हो जाएगा. और ऑड माइनस ऑड भी क्या होगा, वो भी इवन हो जाएगा. कैसे, ऑड क्या संख्या है, मान लो 7 है, 7 में से आप 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. और 7 में से ही 7 में आप 3 जमा कर देंगे तभी 4 हो जाएगा. मतलब अगर 2 संख्या कोई भी ऑड है तब आपका सम जो हमेशा इवन ही आता है. और अगर बाकी संख्या इवन हो, और इवन को इवन के साथ माइनस करो प्लस करो, आपका हमेशा इवन ही रहता है. तो ये पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी. दूसरे केस में देखो 2p + q + 2r - 2. अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 का क्या है, इवन है. इवन को आप किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो. जैसे 2 को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, 2 आएगा. 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका 6 आएगा. मतलब इवन को आपने किसी और संख्या के साथ या इवन के साथ भी मल्टीप्लाई किया तो आपके पास सम क्या आएगा, इवन ही आएगा. ठीक है जी. तो अगर यहाँ पे ये इवन बन गया, ये इवन बन गया, ये इवन आ गया, 2 तीनों भी अगर ऑड होते तो इन केस ऑफ दैट आप डेफिनेटली ऑड संख्या नहीं दे सकते, आपको इवन संख्या मिल ही जाएंगी. ठीक है जी. अब आप इस केस में ये अब इवन को मल्टीप्लाई करते तो इवन ही रहेगा. ठीक है, लेकिन ये केस रहेगा ऐसा कि अगर आपने मान लो Q और T को ले लिया, आपने ऑड ले लिया, Q को ऑड ले लिया, T को ऑड ले लिया, ठीक है, बाकी आपने इवन ले लिए तो इवन ही रहेंगे. लेकिन ये ऑड प्लस ऑड क्या बना देंगे, ये इवन बना देंगे.
ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, कोई भी इसमें ले लो, आपको एक ही समझाना चाहिए कि इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, इवन मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज ऑल्सो इवन। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट डेफिनेटली इवन आपके पहले केस में ही होने वाला है, दूसरे केस में नहीं होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c, p प्लस c अपॉन p माइनस c कैन बी इवन, कैन बी ऑड एंड pc कैन बी ऑड। तो इसको देखते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, जो खुद से और केवल एक से कटती है, जैसे कि 2, 3, 5, 7। ये तो आपको पता ही होगा, आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो तो कि प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर आपको कोई भी जो किसी और संख्या से भाज्य संख्याएं होती है वो कट जाती है। तो आप ढूंढो, अब मान लो आपने 2 + 3 5 रखा, डिवाइड बाय 2 - 3 कर दिया, ये कितना आएगा -5। तो ये तो इवन नहीं आया, कैन भी इवन मतलब हो सकता है। अब आप कोई और नंबर, 11 क्या है आपके पास, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्लस अब आपने कोई ऐसा कंपोजिट नंबर देख लो, जैसे 9 देख लिया, कंपोजिट नंबर है, 3 से कटने वाला है। 11 + 9 और 11 - 9 कितना होगा, 11 + 9 कितना होता है 20, डिवाइड बाय 11 - 2 कितना होता है 9। फिर ये क्या आएगा आपके पास, आ गया आपके पास इवन नंबर। समझे कि नहीं समझे, 11 + 9 कितना होगा आपके पास 20 हो गया, ऊपर से 11 - 9 कितना आपके पास 2 हो गया, नीचे सॉरी 2 × 20 आ गया इवन नंबर, 10 इवन नंबर है। तो ये तो आपके प्रूफ हो गया। 2p + c कैन बी ऑड, हो सकता है ऑड कैसे, देखो 2 तो आपने ले लिया, मान लो आपने कोई और कंपोजिट नंबर 11 ही ले लिया, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएंगी, प्लस कंपोजिट नंबर कुछ भी और ले लो यार, 9 ले लो, 22 और 9 कितने होते हैं 31, आ गया आपका ऑड नंबर। pc कैन बी ऑड, या 3 9 कितने होते हैं 27 होते हैं, सीधी सी बात है, ये पता लग जाता है। 3 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, 9 आपका कंपोजिट नंबर हो गया, 11 9 99 कर लो तब भी ऑड ही आया। तो तीनों स्टेटमेंट सही आपके पास हो जाएगी, 1 2 एंड 3 इज योर आंसर डी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। फॉर एनी चॉइस of values of x, y and z, the 6-digit number of the form x, y, z is divisible by। अब x, y, z और x, y, z ऐसा कोई रंग संख्या होती है, मान लो, सो क्या लिखते हैं हम, x, y, z 0 + 0 प्लस इसमें अगर x, y, z लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी सेम ही बात हो जाएगी, यही मतलब होगा इसका भी, ठीक है। अब आपने लिखा, अब x, y, z को किसमें कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 1001 जमा, मतलब सॉरी 1000 जमा 1, ऐसा लिखता हूँ इसको मैं, एक्स वाई जेड 000 प्लस एक्स वाई जेड, वही बन गई ना संख्या जो पहले लिखी थी मैंने। तो वहाँ से क्या समझ गया कि एक्स वाई जेड इंटू 1001 बन गया कि नहीं बन गया 1001, ठीक है। अब आपको पता है कि 1001 के जो गुणनखंड होते हैं, जो मल्टीपल होते हैं 1001 के, वो कौन कौन से होते हैं, आपको पता 7 11 और 13। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 1001 को काटते हैं। अब ऐसे गुणनखंड अगर 7 11 और 13 हैं तो 1001 जो है वो तीनों से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो जो भी 1001 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 7 11 13 से कटेगा। तो आंसर विल बी योर डी, कि 1001 से मतलब जैसे 7 11 13 1001 से कट जाता है, उस तरीके से सारी की सारी संख्या जितनी भी है वो कटेंगी ही कटेंगी, ठीक है जी। 7 11 और 13 से एक्स वाई जेड वही संख्या कटती है, तो आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28, कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय द अदर क्यूब्स बाय ईच साइड। अब दो ही साइड है ना, ईच साइड 3 साइड हैं, क्यूब की 6 साइड हैं, लेकिन 125 आइडेंटिकल क्यूब है आपके पास। 125 आइडेंटिकल क्यूब का मतलब क्या है, 5 to the power 3, 5 to the power 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब 5 बजे 25 बजे 125 होते हैं, ठीक है, तो 5 to the power 3 तो हो गया। अब आप ये देखो कि 5 to the power 3 हो गया। अब अगर हमने हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय द अदर साइड, ठीक है, तो देखो 5 की पावर 3 है कि नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम n - 2 raised to power 3 कर देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, हर साइड से क्या होना चाहिए, अब देखो ना, अगर साइड में अब क्यूबिकल ब्लॉक बनाएंगे, आप ऐसे रखेंगे तो हर साइड से, मतलब जो इस साइड वाले होंगे, पहली साइड वाले ऊपर साइड वाले, कई तो ऐसे होंगे तो 2 साइड से किसी ना किसी से घिरे होंगे, ठीक है। तो बची कितनी साइड हमारे पास, n में से हमने 2 साइड हमने घटा दी, उसका क्यूब कर दिया,
तो हमारे पास ये पता लग जाएगा कि कितने सराउंडेड है, हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय द अदर क्यूब ऑन द ईच साइड। तो ये कैसे पता लगेगा कि हमने n की टोटल साइड -2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब वो कैसे, n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 5 -2 रेज़ टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, वो क्या होता है 27 इज योर आंसर। ओके, चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि हाउ मेनी डिजिट ऑफ ए डिजिट नंबर कैन बी फाउंड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशन एंड इवन डिजिट ऑक्यूपाई द इवन पोजीशन, ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर ना 4 आपको ऑड मिलेंगे 1 1 3 3 और 4 ही आपको इवन मिलेंगे 2 2 4 4। 4 ऑड है 4 इवन है। अब ये क्या बोलता है कि 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट के नंबर के अंदर भी 4 इवन पोजीशन होगी और 4 ही आपकी ऑड पोजीशन होंगी। अब ये क्या बोलता है कि ऑड ऑक्यूपाई करें ऑड को और इवन करें ऑक्यूपाई इवन को। अब 4 है, आपस में आप इनको 1 1 3 3 को कैसे अरेंज करेंगे और 2 2 4 को कैसे अरेंज करेंगे वो देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि पहले पे 1 रखें, पहले पे 2 रखें, दूसरे पे 1 रखें, ऐसे कर सकते हैं। या फिर पहले पे 1, फिर दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे फिर से 4 रख दिया या फिर 2 रखते, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। इसको करेंगे तो पूरी उम्र लग जाएगी आपकी, फिर आप यही नहीं पता कर पाएंगे कि कौन कौन सी पोजीशन बचेगी कौन सी नहीं बचेगी। सिंपल फॉर्मूला है, कितनी पोजीशनें हैं जी भैया, ऑड के लिए कितनी पोजीशनें हैं, 4 पोजीशनें, तो 4 फैक्टोरियल लग जाएगा, डिवाइडेड बाय कितने से करना है, 4 फैक्टोरियल लग जाएगा ना, ठीक है। और पोजीशनें कितनी है, अब आपका संख्या कितनी है 1 2, एक डिजिट 2 बार ही है ना, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा नीचे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 क्यों, क्योंकि 2 डिजिट है एक जैसी है और 2 बार ही उनको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 ये किस बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये कर जाएगा 2 2 4 4 4 4 6। सेम कंसेप्ट ऑड के लिए लगेगा, सेम कंसेप्ट इवन के लिए लगेगा, तो 6 गुणा 6 कितना आ जाएगा 36 वेज आपके पास हो जाएंगे टोटल इसको अरेंज करने के, तो आंसर होगा 36। ओके जी, लेट्स मूव। चलिए जी अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका जो है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आप देख सकते हैं सामने आपके सामने कि कोई 3 लोग हैं ए बी सी, वो 8 16 और 12 दिन के अंदर किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ए मंडे को काम करता है अकेला, बी करता है ट्यूसडे को और सी करता है वेडनेसडे को, अकेले अकेले काम करते हैं और काम कंप्लीट कितने दिन के अंदर होता है वो आपसे पूछा गया कि वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज। क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा पहला स्टेटमेंट क्या दिया था कि काम जो है फिनिश्ड हो जाएगा थर्सडे को। तो एक क्वेश्चन को पहले करते हैं समझते हैं, ठीक है जी। कि अगर 3 लोग काम कर रहे हैं, एक 8 दिन में कर रहा है, एक 16 दिन के अंदर कर रहा है, एक 12 दिन के अंदर कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम कितना कर रहे होंगे, वो टोटल काम कर रहे होंगे 48। हमने इसका एलसीएम ले लिया, 12 चौके 48, 16 3 48 और 8 6 48। ये 6 3 और 4 क्या है, ये 6 3 और 4 क्या है, एफिशिएंसीज हैं किसकी, ए बी और सी की। आपको पता लग गया कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आई है बेटा, बी की एफिशिएंसी आई है हमारे पास 3, ए की कितनी थी 6, बी की कितनी थी 3 और सी की कितनी एफिशिएंसी आई थी हमारे पास 4 आई थी, ठीक है। मतलब ये मंडे को काम करता है, ट्यूसडे को, और ये करता है वेडनेसडे को काम। अब मंडे को 6 काम हो रहा है, ट्यूसडे को 3 काम हो रहा है, वेडनेसडे को 4 काम हो रहा है। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 3 9 4 13 काम कितने दिन के अंदर हो रहा है आपका, 3 दिन के अंदर हो रहा है 13 काम। टोटल काम कितना करना है आपने 48 करना है। आप देखो 13 को 3 बार गुणा करेंगे आप तो 39 आता है कि नहीं आता है, मतलब बहुत नज़दीक आगे काम करने के लिए। तो 39 काम आपने कितने दिन के अंदर कर दिया, 39 काम आपने कितने दिन के अंदर, 13 को 3 बार किया था ना, 3 3 मतलब 9 दिन के अंदर आपने 39 काम कर दिया है, ठीक है। अब आप बताइए 9 दिन के अंदर आपने कितना काम कर दिया है, 39 काम कर दिया है, ठीक है। 48 काम आपने सारा करना है, कितना काम बच गया आपका 9 और बच गया। अब बताइए, अब 3 3 9, ठीक है, 9 दिन तो लग गए, ठीक है। अब शुरुआत किसने की थी, अब 6 3 4 6 3 4 6 3 4 ऐसे चलता रहेगा ना ये सर्कल। तो अब देखो 39 काम कर दिया है, 9 काम आपका बचा है। अब कौन करेगा, 6 काम करेगा ए और बी कितना काम करेगा 3, मतलब 2 दिन और लग जाएंगे, ठीक है। तो टोटल दिन कितने लग जाएंगे, 9 + 2 कितने दिन हो जाएंगे, 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब दूसरी स्टेटमेंट के आपके पास गलत हो जाएगी यहाँ से कि 10 दिन में काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, तो ये देखते हैं। अब मंडे को काम शुरू किया था, ठीक है, मंडे से आगे आप 11 दिन टोटल लगेंगे इनको काम करने के लिए। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, संडे। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब 4 दिन और देख लो, 4 दिन बाद कंप्लीट हो जाएगा काम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे को काम कंप्लीट हो जाएगा, तब विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ओनली 1 विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो होप सो आपने वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।